हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले का क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.2, 3.33, 3.1 सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो हम लोगों ने सॉल्व किया था स्टूडेंट। तो आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको दो इक्वेशन दिया गया, वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया स्टूडेंट। आपको बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, दोनों मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.4 में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन जब 3.5 स्टार्ट किया तो उसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया था। तो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आता ही होगा, आई होप। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपको लिए बिल्कुल थोड़ा सा नया है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, 8x + 5y और 9 को आप इधर लेकर के आ जाए तो -9, इधर में क्या बचा, 0 बचा स्टूडेंट। इसे जनरल फॉर्म में लिखिए, a1x + b1y + c1 = 0। इट मींस आप यहां पे कह सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे ये कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितना हो गया, देखिए 8 हो गया, b1 की वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, यहां पे 5 हो गया, और c1 की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, -9 हो गया। समझ में आ रहा है आपके स्टूडेंट। उसके बाद एंड इक्वेशन नंबर 2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 3x + 2y - 4 = 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसे भी जनरल फॉर्म में लिखिए, जनरल फॉर्म में लिखिए इक्वेशन, a2x + b2y + c2 = 0। अब यहां भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं, a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, और C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? हम लोगों ने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। आप ध्यान से अगर एक वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे स्टूडेंट। आपको बोर्ड में यदि क्वेश्चन आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका नियम क्या है स्टूडेंट, x डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ y लिख लीजिए, फिर इक्वल टू लगा करके 1 लिख लीजिए, ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, b1, यहाँ लिखेंगे b2, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, c1, यहाँ पे क्या लिखेंगे c2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे a1, यहाँ लिखेंगे a2, और फिर वापस से यहाँ पे लिखेंगे b1 और b2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए जब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारा हमने देखा था स्टूडेंट, यहाँ भी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा कि देखिएगा ध्यान से आप यहाँ पे। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल x को x एज इट इज मान लीजिए, और उसके बाद b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b1 c2 माइनस फिर b2 c1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b2 c1, फिर इज इक्वल टू लगा हुआ y, तो y लिख दीजिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a2 c1 माइनस फॉर्मूला से c2 a1 या a1 c2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट। उसके बाद a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस का a2 और b1 हो जाएगा यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखिए हमने फॉर्मूला बना दिया, आपको इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं। फॉर्मूला बनने के बाद बहुत सिंपल हो गया कि यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ पे पता है, तो सभी जगह जो वैल्यू मांग रहा है वो रख देंगे। रखने के बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला पे ये सारे वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। आप देखिए इस टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ, x डिवाइड बाई b1, तो इसमें देखिए b1 कितना 5 है तो 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट, c2, तो c2 कितना है, देखिए यहाँ पे है c2 कितना है, -4, यहाँ पे -4 लिख दिया। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया। b2 देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया स्टूडेंट। फिर उसके बाद c1 है तो c1 कितना है, -9 इज इक्वल टू y
ठीक है स्टूडेंट, y का y हमने लिख दिया। अब देखिए a2 c1, a2 तो कितना है यहाँ पे, a2 3 है, फिर c1 कितना है -9, फिर फॉर्मूला से माइनस, फिर यहाँ पे a1 c2, a1 कितना है 8 और c2 कितना है स्टूडेंट, c2 -4 है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया, डिवाइड a1 b2, a1 कितना 8, b2 कितना b2 2, b2 कितना 2, फॉर्मूला से माइनस a2 कितना a2 3, और फिर यहाँ पे b1 कितना 5। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया है। पुट करने के बाद आप जैसे पहले क्वेश्चन में सिंपल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। x को x एज इट इज लिख दिया, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, 9 2 18, फिर y का y एज इट इज, फिर ना -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का 1 हो गया, 8 2 16 माइनस का 15। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद और आगे सॉल्व कीजिए, x का एक यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस दिस टर्म इज इक्वल टू, मतलब कि पहला टर्म को लास्ट वाले टर्म से इक्वल करते हैं, तो x/-2 इज इक्वल टू 1/1। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट -2 आ गया। अब y की वैल्यू निकालना है, तो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि y/5 इज इक्वल टू 1/1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 ही रह जाएगा। यानी कि देखिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, हमें वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया था स्टूडेंट कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बहुत सारा सॉल्व किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया स्टूडेंट। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं अपने लैंग्वेज में तो सॉल्व करने में बहुत आसान होगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको मेन प्रॉब्लम यहाँ पे बताता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज अ फिक्स्ड, मतलब एक हॉस्टल है उसमें फिक्स चार्ज है स्टूडेंट, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। बाकी क्या आपको नंबर पे डे करता है, पर डे के हिसाब से पैसा आपको लगता है खाने की। वन हैज टेकन फूड इन अ मेस, एक कोई है स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी या कोई आदमी खाना लेता है। व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक किसी का नाम है वो 20 दिन खाना खाता है। सी हैज टू पे, उस लड़की को 1000 रुपये पे करना पड़ता है। कब? जब वो 20 दिन खाना खाती है तब, एज अ हॉस्टल चार्ज। फिर बोल रहा है वेयर एज अ स्टूडेंट बी नाम का कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है खाना कितना दिन लेता है 26 यानी 26 दिन लेता है खाना, तो उन्हें कितना पैसा देना पड़ता है स्टूडेंट 1180 रुपया पैसा देना पड़ता है एज अ हॉस्टल चार्ज। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ पर डे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मान लीजिए कि मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है, हम दोनों एक दूसरे फ्रेंड्स हैं और हम लोग दोनों हॉस्टल में खाना खाते हैं। हम ए हैं, हमने खाना कितना दिन खाया यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिन खाया, तो मुझे 1000 रुपया पे करना पड़ा स्टूडेंट। और आपने खाना कितना दिन खाया 26 दिन खाना खाया, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ा 1180 रुपया पे करना पड़ा। तो हम दोनों से कोई यदि पूछता है स्टूडेंट कि बताइए उस हॉस्टल की फिक्स चार्ज कितना है और पर डे का चार्ज कितना है, तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को वो इसको इक्वेशन निकालना होता है स्टूडेंट। यदि आप इक्वेशन निकाल लेते हैं तो बाकी के आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या मानते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, ठीक है स्टूडेंट, बी कितना मान ले 100 रुपीज मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना है 100 रुपीज है, एंड और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से कितना पैसा लगता है स्टूडेंट, उसको कितना मान ले बी रुपीज मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं वाई रुपीज मान लेते हैं। कोई दिक्कत इतना मानने में, क्वेश्चन तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपको।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैंने बोला था कि मेरा नाम ए है और हम कितना दिन खाना खाते हैं, 20 दिन खाना खाते हैं, मतलब कि x मेरा नाम है, 20 दिन खाना खाया तो x + 20y, और पैसा हमें कितना देना पड़ा स्टूडेंट, 1000 रुपया देना पड़ा। इसका इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद b नाम आपका है, क्या है, b आपका नाम है, ध्यान दीजिएगा, b आपका नाम है, तो आप कितने दिन खाना खाते हैं, 26 दिन, यानी कि x + 26y, और कितना पैसा आपको देना पड़ता है स्टूडेंट, 1180 रुपया देना पड़ता है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ईमानदारी से आप ही बताइए स्टूडेंट कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो यही होता है ना, आपको इक्वेशन निकालना। यदि इक्वेशन आपने निकाल लिया, यदि आपने इक्वेशन निकाल लिया तो फिर आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करना है स्टूडेंट कि आपको इन दोनों इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, कोई सा भी मेथड से आपको क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कोई ना कोई मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है यही होता है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है, कब, जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड, 1 घटाया जाता है फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 घटा दिया जाता है, एंड और इट बिकम्स 1/4 हो जाता है जब 8 is added to its numerator, find the fraction। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में जब स्टार्ट किए थे तब ऐसा हम लोगों ने देखा, तो 3.2 में सभी क्वेश्चन में लगभग एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले हमें निकालने क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं लेट बी अ फ्रैक्शन, लेट बी अ फ्रैक्शन, मान लिया कि एक फ्रैक्शन वो कितना है, x डिवाइड बाई y। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, अगर आप समझ जाते तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बोलता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब फ्रैक्शन में 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 1 घटाया जाता है, किसमें से, न्यूमरेटर में से। तो न्यूमरेटर तो ऊपर वाला भी बोलते हैं स्टूडेंट, तब क्या बन जाता है 1/3। अब देखिए इसको सिंपल आप क्या करेंगे, x - 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × x, 3x - 3, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, इसका मतलब 3x और y को इधर लेके आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, 3 इधर लेकर आइए तो प्लस का, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। उसके बाद एंड, और कंडीशन नंबर सेकंड देखिए, कंडीशन नंबर सेकंड का इट बिकम्स 1/4 हो जाता है, कब, देखिए व्हेन, जब 8 is added to the denominator, मतलब कि x/y एक फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर कौन है, y है, तो इसमें 8 ऐड कर दिया जाता है स्टूडेंट, तो क्या हो जाता है 1/4। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, y + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या रहेगा, y + 8 ही रहेगा स्टूडेंट। इसको और सॉल्व करते यदि तो 4x को 4x एज इट इज, y को इधर लेके आइए तो माइनस का y = 8। अब देखिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ईमानदारी से आप बताइए स्टूडेंट कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू मिल जाता है, नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल आपको सॉल्व भी करने आ गया होगा। और सॉल्व करके क्या करेंगे लास्ट में, हेंस बी अ फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, x की जगह पे जो आंसर आएगा वो और y की जगह पे आएगा वो रख देंगे तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में आपको वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझते तो आपको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा स्टूडेंट, आप भूल जाएंगे फिर एग्जाम में जाके। तो देखिए क्या कह रहा है, यस नाम का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका नाम यस है, आपने स्कोर किया, मतलब कि आप कोई टेस्ट दिया, आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें आपको कितना मार्क्स मिला, 40 मार्क्स मिला, 40 मार्क्स मिला इन अ टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब कहने का ये स्टूडेंट कि अगर कोई एक क्वेश्चन सही करता है तो उसे कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है, और अगर एक क्वेश्चन वो गलत कर देता है तो उसे 1 मार्क्स चला जाता है, वो लूज हो जाता है, लूज कर लेता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन कहता है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब दूसरा कंडीशन ये है कि इस बार 4 नंबर उसको एक क्वेश्चन सही होने पे 4 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 मार्क्स उसे काट लिया जाता है, घटा दिया जाता है फॉर ईच करेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड। फिर दोबारा उन्होंने क्या किया, 50 मार्क्स लाया, कितना, 50 मार्क्स लाया,
तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो ये पूछा जा रहा है कि जो आपने टेस्ट दिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। सॉल्यूशन में लिखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला हमें जानना होगा कि लेट बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लेट बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब सही आंसर कितना होता, कितना क्वेश्चन सही हुआ, उसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद सेकंड में एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। अब उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि कितना आंसर गलत हुआ, उसको क्या मान लिया, y मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक चीज और मान लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, देन टोटल नंबर को शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगर सही क्वेश्चन कितना हुआ, गलत क्वेश्चन कितना हुआ, दोनों पता चल जाता है। और दोनों को यदि जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता चल जाएगा। तो हमने क्या कंडीशन डाल दिया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद x और वैल्यू को अगर ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं, यस जो है स्कोर करता है कितना, 40 मार्क्स। कितना स्कोर करता है, 40 मार्क्स करता है। लेकिन कैसे करता है, वो 3 मार्क्स सही करने पे, एक क्वेश्चन पे सही करने पे 3 मार्क्स पाता है और गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी कि 3x माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 40। कंडीशन नंबर फर्स्ट समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 4 मार्क्स उसे अवार्ड मिलता है, मतलब कि 4 मार्क्स मिलता है, सही करने पे गलत करने पे 2 मार्क्स काट लिया था, तो टोटल नंबर वो कितना मिलता है, उसे 50 मार्क्स मिलता है। अब देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया आपके सामने। अब यदि इतना आपको आ गया तो फिर सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, x की जगह पे जो नंबर आएगा वो और y की जगह पे जो नंबर आएगा वो, दोनों को सम कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस टेस्ट में, इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। तो आई होप समझ में आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है देख करके, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो कह रहा है प्लेस ए एंड बी, मतलब कोई दो जगह के नाम है। मान लीजिए कि ये दिल्ली है और ये मुंबई है, क्या है, लेट अस सपोज मान लिया हमने ऐसा कि ये ए मुंबई और बी दिल्ली है, चाहे दिल्ली ए है बी मुंबई है, आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। फर्स्ट कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। ठीक है स्टूडेंट, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों कार स्टार्ट होती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि मैं अगर आपको फिगर से बताऊं स्टूडेंट, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। मान लीजिए कि हाईवे है, ये रोड है आपका। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपका टीचर यहाँ पे इस कार में बैठा हूं और आप मेरे स्टूडेंट आप बी पॉइंट पे यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट, आपका कार यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट कार और सेकंड कार है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, और ये दोनों के डिस्टेंस, जो हम लोगों को दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है और हमें सी पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये बताना है कि ए हम स्पीड से चलेंगे अपना स्पीड से, बी आप अपना स्पीड से चलोगे, तो कौन सा ऐसा समय आएगा कि हम दोनों मिल जाएंगे। तो हम दोनों को बताया गया कि कितना, 5 घंटे के बाद हम दोनों एक स्थान पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं जाकर के। यानी मान लीजिए कि वो 100 किलोमीटर चलने के बाद हो सकता है मेरा स्पीड कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, तभी तो आपको मैं पकड़ लिया और हम मिल गए आपके साथ। मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बी से ए का स्पीड ज्यादा है और इसके कारण 100 किलोमीटर चलने के बाद 5 घंटा हुआ, तब हम दोनों एक जगह पे मिल गए। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई। तो बताइए कि ये बताना है कि हम दोनों की गाड़ी की स्पीड क्या थी, मेरी स्पीड क्या थी और आपकी स्पीड क्या थी। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में बोलता है, यहां से देखिए सेकेंड कंडीशन में बोलता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर।
अब दूसरा जो कंडीशन है स्टूडेंट, दूसरा जो कंडीशन है कुछ इस तरह से ए, और मान लीजिए कि ये बी है और ये सी है, ये हमारा कार कुछ यहाँ पे स्टूडेंट और आपका कार कुछ यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद दोनों हम लोग एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जब चलते हैं तो 100 किलोमीटर के बाद 1 घंटा लगता है समय और दोनों मिल जाते हैं। कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है और दोनों एक दूसरे के मिल जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया स्टूडेंट कि बताइए कि कार की स्पीड क्या थी, ए वाली कार की स्पीड क्या थी और बी वाली कार की स्पीड क्या थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा फिगर के साथ साथ। तो आप इसे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे जो मेन होता है स्टूडेंट वो होता है इक्वेशन निकालना। अगर आप इक्वेशन निकाल लेते हो तो आपसे तो बहुत आसान तरीका से बन जाएगा, इक्वेशन आप नहीं निकाल पाते हो तो आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, मानते हैं हम लोग को कार की स्पीड नहीं पता, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, माना कि पहली कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में वो x किलोमीटर चलती है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, हमने ऐसा मान लिया। एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड मतलब बी कार, बी सेकेंड ऑफ बी y किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो सेकेंड कार है वो y किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, किसके प्रश्नानुसार। तो अब बताइए स्टूडेंट कि जब पहला कंडीशन था तो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रहा था और 5 घंटे बाद वो मिल जा रहा था, यानी कि 5x - 5y = 100, ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट। समझ में आया आपको कैसे ऐसे हुआ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा, एक प्लस का साइन आएगा। तो अब ऐसा होने के बाद ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने से, चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं कॉमन लेके, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं, यदि यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 100 बचेगा, यानी कि 5 को इधर भेजेंगे तो x - y = 100 को 5 से डिवाइड कर देगा तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब आप बताइए आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में कहता है स्टूडेंट कि जो कार दोनों आ रही है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम इधर से जा रहे हैं और वो आप इधर से आ रहे हो, तो यानी कि 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो 1 घंटे मतलब x + y दोनों का प्लस हो जाएगा और कितना 100 किलोमीटर ये भी चलता है। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, सेकंड हो गया। अब आप बताइए कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि पहली वाली जो कार थी उनका स्पीड कितना था और सेकंड वाली जो कार थी उनका स्पीड कितना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस मतलब क्या स्टूडेंट, घटना, बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक एरिया है रेक्टेंगल का जो 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाता है। यूनिट मतलब समझ गए स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया है, जो लेंथ ब्रेथ है वो मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच वगैरह में नहीं दिया है। तो कोई अगर यूनिट्स नहीं दिया है तो डायरेक्ट वो यूनिट ही लिखता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए यूनिट का मतलब। उसके बाद इफ, यदि इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, उसका लेंथ यानी उसकी लंबाई को 5 यूनिट घटा दिया जाता है, एंड और ब्रेथ मतलब चौड़ाई इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी का रेक्टेंगल है उसमें 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है और 5 यूनिट घटा दिया जाता है तो वो कितना बन जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट बन जाता है। फिर जो ब्लू मार्कर से लिखा है स्टूडेंट वो सेकंड कंडीशन है। देखिए इफ, यदि वी इंक्रीज द लेंथ, यदि हम लोग लेंथ यानी लंबाई को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं एंड ब्रेथ 2 यूनिट घटा देते हैं, इंक्रीज बाय द 67 स्क्वायर यूनिट, तो कितना बन जाता है उसका डायमेंशन, 67 स्क्वायर यूनिट बन जाता है। तो हमें ये बताना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है। डायमेंशन कहने का मतलब है कि लेंथ क्या और विड्थ क्या है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहला आपको समझना ये होगा कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब कि अगर ये 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर, अगर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, ठीक है स्टूडेंट।
तो पहला कंडीशन में क्या बोलता है कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कब हो जाता है, जब लेंथ में 5 घटा दिया जाता है और ब्रेथ में 3 बढ़ा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, देखिए लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मान लिया कि रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, कितना मान ले स्टूडेंट, x मीटर मान ले, x यूनिट मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमने रेड मार्कर से मिटा देता हूं इसे, x यूनिट मान लिया, कितना मान लिया, x यूनिट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हमें भी वैसा ही मानना पड़ेगा। लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट्स एंड द विड्थ या ब्रेथ, क्या ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या y यूनिट्स, ऐसा मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अगर इन दोनों से हेल्प से एरिया निकालना चाहते तो एरिया क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ कहने का मतलब लेंथ x माना है और ब्रेथ कितना माना है, y माना है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे x y की वैल्यू मिल जाएगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें मिल जा सकता है यदि हम लोग को दोनों का डायमेंशन मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिएगा ध्यान से देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, 9 स्क्वायर यूनिट मिलता है। 9 स्क्वायर यूनिट मिलता है, कब मिलता है, जब आपको डायमेंशन में से क्या किया जाता है स्टूडेंट कि 5 यूनिट घटा दिया जाता है, मतलब कि x - 5 और 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, मतलब लंबाई में 5 यूनिट कम कर दिया जाता है और आपको यहाँ पे y होगा ना स्टूडेंट, y में आपको 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर है जिसमें से लंबाई 5 यूनिट घटा दिया जाता है और चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। टोटल कितना मिलता है, 9 स्क्वायर मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे लिखा है स्टूडेंट, समझ में आया नहीं। अब देखिए, अब इसको देखने के बाद आपको लगा होगा सर इसको कैसे सॉल्व करें आगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, x y को x y एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने तो बहुत बचपन से आप सीखे होंगे। देखिए x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy, x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9 का 9 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया तो x को 3, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3y नहीं 3x हो जाएगा। अब देखिए xy का xy एज इट इज, ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, xy - 3x प्लस 5y माइनस, मतलब कि जो प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ये चीज। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा हो रहा है, देखिए xy प्लस माइनस था, अब क्या बच गया, यहाँ का -3x बच गया प्लस का 5y बच गया और ये 15 को आप इधर लेकर के आ जाए तो -9 - 15 हो जाएगा। यानी कि और भी अगर इसको देखें सॉल्व करके तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे -3x का -3x प्लस 5y का प्लस 5y और 9 में से 15 तो जाएगा नहीं, 15 में से 9 आ गया तो उल्टा घटेगा, यानी कि -6 हो जाएगा। होगा स्टूडेंट। अब इसे यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, इन दोनों माइनस को हटाना चाहते हैं तो दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने फर्स्ट कंडीशन निकाल लिया स्टूडेंट, क्या करिए, फर्स्ट कंडीशन निकाल लिया है। अब आपको ध्यान देना है कि सेकंड कंडीशन सर कैसे निकलेगा, सेकंड कंडीशन भी निकल जाएगा स्टूडेंट, आप बस ध्यान से देखते रहिए। कंडीशन नंबर सेकंड में कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, लेंथ में मतलब 3 यूनिट बढ़ा देता है, ठीक है लिख दिया हमने। उसके बाद ब्रेथ को 2 यूनिट क्या कहता है, एंड ब्रेथ 2 यूनिट्स को घटा दिया था, मतलब कि घटा दिया था बढ़ा दिया था स्टूडेंट, ये भी बढ़ा दिया था, मतलब कि ये क्या हो जाएगा y+2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कितना, xy कहां गया, देखिए इधर मैं आपको दिया था, कहां गया आपको 67 यहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं, जो ब्लू मार्कर से लिखा हूं उसका रेड मार्कर से यहाँ पे लिख दिया हूं, x+3 लेंथ भी बढ़ता है और विड्थ भी बढ़ता है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो 67 बढ़ जाता है स्टूडेंट।
अब आप बताइए, जैसे इसको हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया और एक्स वाई टर्म में बदल करके इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, इसे भी हम लोग बदल देंगे सर। तो देखिए कैसे मैं बदलूंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x को y से तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इधर कितना स्टूडेंट एक्स वाई प्लस 67। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए कि कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, इक्वल टू इधर उधर हो रहा है, देखिए एक्स वाई इधर उधर से कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया स्टूडेंट, 2x यहाँ पे बच गया और 3y बच गया, ये 6 को आप इधर लेके आ जाइए तो 67 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 61। इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, सेकंड हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया है। इन दोनों इक्वेशन को क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? सॉल्व करने के बाद हमें यह पता हो जाएगा स्टूडेंट कि वो जो रेक्टेंगल था उसमें लेंथ कितना था, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो लेंथ पता चल जाएगा रेक्टेंगल की, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो विड्थ पता चल जाएगा, चौड़ाई पता चल जाएगा, दोनों पता चल जाएगा। तो क्या करिएगा आप लास्ट में हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि उस रेक्टेंगल के एरिया कितना था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। यदि पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।